नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः फिजिक्स के नए क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल जो है यहाँ तक मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिया था। ठीक है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पे जो न्यूमेरिकल होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। देखिए समांतर क्रम कैसा होता है और श्रेणी क्रम कैसा होता है। आप लोग को बताए थे कि जब एक से अधिक प्रतिरोध का एक से अधिक प्रतिरोध होता है, मतलब एक प्रतिरोध को तो आप समांतर श्रेणी नहीं कर सकते हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोध रहता है और उसका दायां सिरा बायां सिरा से और बायां सिरा दायां सिरा से अगर जुड़ा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समान श्रेणी क्रम में। ठीक है, जैसे ये देखिए दो दो प्रतिरोध है और दो प्रतिरोध का देखिए इधर आप जाइएगा तो इधर क्या हो गया, दायां हो गया, इधर हो गया दायां, लेकिन ये साइड इस प्रतिरोध के लिए ये साइड क्या हो गया, यहाँ पे बायां हो गया। तो दायां और बायां जुड़ा रहता है तो क्या हो जाता है, श्रेणी क्रम। तो ये हो गया श्रेणी क्रम। इसी को अगर समांतर क्रम में जोड़ना रहेगा तो क्या करेगा, दायां सिरा को भी और बायां सिरा को भी दोनों पे एक ही जगह जोड़ देंगे। जोड़ दिए, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया समांतर क्रम में हो गया। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम, ये आप समझ गए थे। अब आगे चलते हैं। अब फिर से आपको क्या करना है, समझना है तो फिर क्या करना है कि पेन पेपर बिल्कुल भी बंद कर देना है, अभी नहीं लिखना है। लिखने के लिए आपको टाइम मिलता है, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, बट अभी मत लिखिए। देखिए यहाँ पे कि विद्युत धारा का जो है उसमें प्रभाव क्या होता है। तो देखिए आप देखे होइएगा कि जब भी अगर कोई बिजली का तार रहता है, जैसे पंखा चलता है, पंखा अगर चलता रहता है या बल्ब अगर जलता रहता है तो आप देखिएगा कि बल्ब बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, बल्ब क्या हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। तो ये गर्मी क्यों होती है, जैसे पंखा चलते रहता है बहुत देर तक, अगर पंखा चलते रहता है तो पंखा गर्म हो जाता है। ये गर्मी जो है कहाँ से आती है, ये हीट जो निकल रही है बल्ब से, पंखा से, चाहे और कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहने का मतलब हो गया कोई भी अगर विद्युतीय यंत्र है जो बिजली से चलती है, अगर वो चलने लगती है तो उससे क्या होता है, उष्मा निकलता है। ठीक है, उससे जो है हीट निकलता है। आप देखे होइएगा कोई भी चीज़ चला के आप उसको छुइएगा तो वो गर्म हो जाता है। ये क्यों होता है, ये इसी के बारे में अब पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि तार से होकर जब जो है करंट फ्लो करती रहती है, तो तार से होकर जब करंट फ्लो करती रहती है तो ये करंट, इसमें क्या होता है, आवेश होता है, चार्ज होता है। ये मैंने आपको बताया था, आवेश के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं, सतत प्रवाह को करंट बोलते हैं। तो ये जो है इसका जो है ना, ये जो है ये इसका रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, ये करंट का जो है रूपांतरण हो जाता है। ये ख़त्म तो नहीं होता है। देखिए एनर्जी को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। एक अगर एनर्जी है तो उसको एक फेज से दूसरे फेज में लिया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, उसको एक से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे आप देखिए इलेक्ट्रिकल से, देखिए इलेक्ट्रिक से जब मोटर को चलाते हैं, जब करंट से जब मोटर को चलाते हैं तो मोटर क्या करता है, पंप को चलाता है, उससे क्या करता है, पानी खींचते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गया, वो आपको जो है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गया। ये पंप क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पंप क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ गए आप लोग। और जहाँ पे देखते हो अभी आप देखे होइएगा कि नहीं, बड़े बड़े डैम होता है, हाइड्रो पावर प्लांट जिसको बोलते हैं, जहाँ से बिजली बनती है। ठीक है, तो बहुत बड़ा डैम रहता है, वहाँ पे जो है पानी को रोक के रखा जाता है। ठीक है, पानी को रोक कर रखा जाता है बहुत ऊंचाई पर, मतलब नदी के बीचों बीच जो है बहुत ऊंचा बांध बना दिया जाता है और ऊपर से पानी को छोड़ा जाता है। उस पानी से क्या करते हैं, मोटर को चलाते हैं। तो मोटर को जब चलाते हैं थोड़ा थोड़ा पानी गिरा के, तो मोटर जब चलता है तो क्या बनता है, करंट बनता है, बिजली बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मैकेनिकल एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एनर्जी जो है एक से दूसरे रूप में जा सकता है। यहाँ पे जो ये करंट वाली एनर्जी है वो कैसा हो जाता है, वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलते चलते कैसा हो जाता है, हीट एनर्जी में चेंज होता है। इसीलिए जो है बल्ब, पंखा और जो भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे क्या कहते हैं विद्युतीय यंत्र है, वो सारी बहुत देर चलने के बाद उसका क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है और उससे जो क्या मिलने लगता है, हीट मिलने लगता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। देखिए अब मैं सारा चीज़ आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा। ठीक है, पहले जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो मैं आप चीज़ को समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये समझ गए कि एक रूप से दूसरे रूप में उसका जो है रूपांतरण हो जाता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इतना समझ गए। तो देखिए ये पॉइंट मैंने आपको समझाया अभी कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है। तो अब इसको जो है आप आराम से लिख सकते हैं कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाते हैं, जिससे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। नोट में देखिए लिख के आपको दिए हैं कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा में हो जाता है। उष्मा ऊर्जा बोले तो हीट ऊर्जा में हो जाता है। चलिए यहाँ तक तो अब समझ गए आप लोग। अब हीट का बात आ गया। अब हीट क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा, इसका फार्मूला भी जानना पड़ेगा, इसका यूनिट क्या होता है ये भी जानना पड़ेगा कि हीट कैसे उत्पन्न होता है। देखिए मैंने आप लोगों को जो है एक वर्क का फार्मूला बनाया था, विभव का फार्मूला बताया था। विभव का फार्मूला क्या बताया था कि अनंत दूरी से अगर किसी चार्ज को
किसी आवेश को अनंत दूरी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? विभव होता है। ये तो आप जानते होंगे, ये तो इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर ही सकता हूँ कि इतना आप लोग जानते होंगे। विभव क्या होता है ये मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था। V इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है, ठीक है। तो ये मतलब क्या हो गया कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। तो यही कार्य किया गया है, ये समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे समझते हैं। आगे क्या समझते हैं? ये Q का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। Q का फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको I का फॉर्मूला बताया था। अगर करंट है तो करंट का फॉर्मूला क्या बताते हैं? Q/T। करंट का फॉर्मूला क्या बताया था? Q/T। मतलब कि आवेश का टाइम के अनुसार जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। इकाई मतलब आवेश का सतत प्रवाह, यही नहीं बोले थे कि अगर किसी तार से होकर आवेश का सतत प्रवाह होते रहे तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको हम मान के चलते हैं कि आपको याद होगा। अब यहाँ से देखिए इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I और T हो जाएगा ना, Q इक्वल टू IT। अब देखिए Q इक्वल टू IT हो गया। अब ये IT Q का वैल्यू को क्या करेंगे? यहाँ पे ला कर रख देंगे, ठीक है। देखते रहिएगा क्या क्या होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? बट्टा में क्या हो जाएगा? Q की जगह क्या लिख देंगे? IT लिख देंगे। तो ये लीजिए कि IT लिख दिए, हो गया। अब यहाँ से देखिए फिर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ आप लोगों को जिससे अच्छा से समझ में आए, ठीक है। कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है? अब देखिए W का वैल्यू हमको निकालना है कि कार्य कितना क्या है। तो कार्य कितना क्या है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसको इससे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? VI और क्या हो जाएगा? T हो जाएगा, यही ना होगा? VI और T, ये हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो ये सारी प्रक्रिया जो अभी मैंने आपको करके दिखाया ये समझ गए आप लोग। ये क्या हो गया कि कितना कार्य, ये विभव का फॉर्मूला है कि अगर कार्य करना है किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। तो ये हो गया। अगर आपको करंट का फॉर्मूला पूछेगा तो Q इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू क्या होता है? Q/T होता है, ठीक है। ये भी आपको याद होगा, ये हम मान के चलते हैं। अब यहाँ से क्या किए कि हम Q का वैल्यू निकाले IT और यहाँ पे पुट कर दिए और यहाँ पे पुट किए तो V इक्वल टू क्या आ गया? V इक्वल टू W/IT। अब यहाँ से हमको कार्य निकालना है, कार्य का वैल्यू निकालना है, W का वैल्यू निकालना है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? VIT हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल समझ गए आप लोग? यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए, ये हम मान के चलते हैं। अब आगे देखिएगा कि अब आगे क्या होता है, ठीक है। अब आपको आगे देखना है क्या होता है कि कार्य का और क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए VIT हो गया। अब एक चीज़ और आप पढ़े होइएगा, ठीक है, आपको याद होगा और मैंने आपको पढ़ाया है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है आपको पता है ना? ओम का नियम V इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इस साइड में, यहाँ पे देखिए V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है, यही नहीं होता है ओम का नियम? V इक्वल IR, ये होता है ओम का नियम। अब देखिए ज़रा यहाँ पे, अब कहाँ पे देखना है आपको? अब यहाँ पे देखिए इस W में देखिए, इस W में देखिए, इस W में हम क्या करेंगे? V के जगह पे हम क्या रख देंगे? IR अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये W तो W ही रहेगा, तो W को W ही लिखते हैं। V के जगह पे हम क्या लिखना है? IR लिखना है। तो V के जगह पे क्या लिख देते हैं? I और R लिख देते हैं। IR लिख दिए, इसको कोष्ठ में डाल दिए और क्या था? V के जगह पे लिखे, यहाँ पे I और T बचा हुआ है तो I और T यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। IT लिख दिए। यहाँ तक समझ गए आप लोग? तो W इक्वल टू क्या हो गया? W इक्वल टू हो गया IR इंटू IT। अब इसको फिर से अच्छा से लिख लेते हैं। क्या करते हैं? इसको अच्छा से लिखते हैं। अच्छा से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक आई यहाँ पे है, एक आई यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? I स्क्वायर हो गया और R और T, I स्क्वायर RT, तो क्या हो गया? I स्क्वायर RT। अब देखिए कि W का फॉर्मूला क्या हो गया? W का फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर RT। और देखिए यही उष्मा है। W का फॉर्मूला जो कार्य करेंगे तो ये कार्य क्या चीज़ में परिवर्तित होगा? यही उष्मा में परिवर्तित हो जाएगा। इसी को Q बोलते हैं, इसी को U बोलते हैं। W को ही आप जो है आगे में U बोलते हैं, ठीक है। इसी को उष्मा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला आपका, क्या चीज़ का हो गया? I स्क्वायर RT। ये हो गया उष्मा का फार्मूला। ये क्या चीज़ का फार्मूला हो गया? उष्मा का। अभी जो पढ़े कि किसी चालक तार से होकर अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो है उष्मा उत्पन्न होता है। तो कितना उष्मा उत्पन्न होगा? तो आप देखिए आपको कैसे करना है। अगर कोई तार है, तार से होकर करंट फ्लो करेगी तो करंट का वैल्यू आपको दिया रहेगा, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया रहेगा। ये पंखा, ये AC, ये टीवी, फ्रिज क्या है? ये सब रेजिस्टेंस है, समझ गए? ये सब क्या है? यही सब रेजिस्टेंस है। इसका आपको वैल्यू दिया रहेगा कि कितना जो है ये पावर कंज्यूम करता है, तो ये R आपको दिया रहेगा। और कितने टाइम तक ये चलता है, ये बल्ब वगैरह जितना हो गया सब रेजिस्टेंस है। और कितने टाइम तक ये चलता है, ये टाइम आपको दिया रहेगा। आप तीनों को अगर इसमें वैल्यू पुट करके अगर निकालिएगा तो W निकलेगा, वही W क्या होगा? आपका उष्मा होगा। समझ गए यहाँ तक? अब चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है।
अब मिटाते हैं। अब देखिए जो जो चीज़ मैंने आपको बताया है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि गौर से आप देखते रहिए। देखिए जो जो चीज़ बताया है सारा चीज़ मैंने आपको बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे लिख के दे दिया। देखिए पहले समझना ज़रूरी होता है, लिख तो लीजिएगा आप कभी भी। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको सारा चीज़ जो है लिख के दे दिया है। अब आपको क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे पढ़ के बता देना है आपको। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे विद्युत धारा का जो प्रवाह के कारण है किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यही अभी प्राप्त करके आपको दिखाए। यहाँ विद्युत धारा का ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, क्यू। आपको बोले ना कि डब्ल्यू को ही हम क्या बोल सकते हैं, क्यू बोल सकते हैं। सूत्र है क्यू, इसको बोल सकते हैं, इसको यू बोल सकते हैं, डब्ल्यू भी बोला जाता है। तीनों चीज़ इसको बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तीनों चीज़ इसको बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्यू इजकल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी कहता है प्रूफ करने के लिए। क्यू इजकल टू कहता है आई स्क्वायर आर और टी प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अभी तो प्रूफ करके दिखा दिया आपको। अब देखिए अब मैं क्या क्या यहाँ पे देखिए एक सर्किट मैं यहाँ पे बना दिया, ठीक है। एक वहाँ से परिपथ बना दिया, यहाँ पे बैटरी लगा दिया है, ये तार है, इससे होकर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए ये रेजिस्टेंस बना दिए हैं यहाँ पे। क्या है ये रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध, ये प्रतिरोध लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया है। इससे क्या हो रहा है, देखिए आर रेजिस्टेंस है, इसका करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे एक स्विच लगा दिए हैं, ठीक है। और ये पूरा परिपथ कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये समझ गए। और इसके ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो है, देखिए ए पॉइंट पे विभव कितना है, वी ए, बी पॉइंट पे विभव कितना है, वी भी। ये तो कितना बार ना आपको समझाए हैं, तो ये तो समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे माना कि MnOP एक विद्युत परिपथ है जिसमें धातु के दो प्लेट ए और बी जुड़ा हुआ है। इसका विभव बिंदु देखिए, इसका विभव बिंदु वी ए तथा वी बी है। बिंदु ए पे जो विभव है उसको वी ए बोलते हैं, बिंदु बी पे जो विभव है उसको वी बी बोलते हैं। परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है। टी समय में बोले थे आपको कि जो टाइम लगेगा वो दिया है। यहाँ पे कितना टाइम के लिए बोल रहा है, टी टाइम के लिए। तो टी समय में भी वोल्ट विभवांतर, वी ए और वी बी के बीच का कितना है विभवांतर, भी है, के अधीन क्यू कुलाम आवेशहीन प्रवाह कर रहा है। क्यू कुलाम आवेश प्रवाहित होती है, ठीक है, ये समझ गए। तो ये तो मैंने आपको अभी ही बताया कि आई इजकल टू क्या होता है, आई इजकल टू होता है क्या, क्यू अपॉन टी, यही होता है। इसी को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्यू इजकल टू आई टी लिख दिया है, क्यू इजकल टू आई टी लिख दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। तो यही हो गया। अब देखिए परिपथ में क्या किया गया है, कार्य के बारे में बोल रहा है। तो कार्य के बारे में आपको हम बहुत पहले ही बता दिए थे। आपके कार्य के बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही बता के रखा था। डब्ल्यू इजकल टू क्या होता है, वी आई टी होता है। डब्ल्यू इजकल टू पहले आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ। देखिए वी इजकल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन होता है डब्ल्यू अपॉन क्या होता है बताइए, क्यू। यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वी और क्यू, यही ना होगा, वी क्यू होगा। और यहाँ पे देखिए वी का वी रहने देते हैं, क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्यू इजकल टू आई टी, तो यहाँ पे आई टी लिख देंगे, आई टी लिख देंगे। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, वी आई टी। तो यही भी लिखा है डब्ल्यू बराबर वी आई टी, समझ गए। अब आगे चलिए, देखिए दो बार ये सारी चीज़ हो रहे हैं। पहले मैंने आपको शुरू में भी बता दिया, अब यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ। ओम के नियम से देखिए वी इजकल टू आई आर होता है। अब इसी को आई आर को यहाँ पे डाल देंगे, तो डब्ल्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, यही आई आर इंटू आई टी हो जाएगा। अब यहाँ पे डब्ल्यू इजकल टू दो आई हो गया, तो आई स्क्वायर आर टी हो गया, ये समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू विद्युत ऊर्जा है, क्योंकि विद्युत धारा में प्रवाहित आवेश का रूपांतरण ही विद्युत ऊर्जा में होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का ही रूपांतरण क्या होता है, ऊर्जा में होता है। विद्युत आवेश का ही रूपांतरण क्या चीज़ में होता है, विद्युत ऊर्जा में होता है, ये समझ गए। आवेश का ही रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। अब विद्युत ऊर्जा क्या चीज़ में बदल जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है लगातार प्रवाहित होने पे। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख के भी दे दिया हूँ आपको कि डब्ल्यू को ही क्यू बोलता है, यू बोलता है, ये लिखा जाता है, ये सब नॉर्मली बात है। तो आप ये जो है ये फार्मूला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये फार्मूला जो है डब्ल्यू इजक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू इजक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या यू इजक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो मर्जी आप वैसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रूफ करके लिख दिया है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए कि नोट में है कि कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य ऊर्जा और SI, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा, ठीक है। कार्य ऊर्जा और ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा, ये तीनों का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। SI मात्रक जूल होता है। लेकिन CGS में जब इसका मात्रक पूछेगा तो CGS में इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। यहाँ पे लिख दिए हैं आपको, कैलोरी होता है। और 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है। ये सब चीज़ जितना लिखा हुआ है आप लोग, आपको जीभ पे होना चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये आप
अच्छा से याद रखिएगा, एक भी चीज़ फालतू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा से रखिएगा। और चलते चलते बीच में मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ कि देखिए, जो भी स्टूडेंट है चाह रहे हैं कि बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करें, बढ़िया से तैयारी करें, 400 से प्लस नंबर लेके आए क्लास 10th में, आप क्या करना है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, 86 51 74 94 और 97, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करके जो आपको अभी पढ़ा रहे हैं पीडीएफ, ये सारे जितना भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं क्लास 10th में, सारा का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साइंस का मिल जाएगा, मैथ का मिल जाएगा, उसके बाद आपको बोल रहे हैं हिंदी का मिल जाएगा, और आपको ज्योग्राफी का मिल जाएगा, मतलब सोशल साइंस बोल लीजिए, तो जितना भी है सारा आपका पीडीएफ मिल जाएगा, हर एक चीज़ उसमें रहेगा। और मैं सेम टू सेम वही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के पास रहेगा, आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और पीडीएफ से आप जो है आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लिखने का झंझट नहीं रहेगा, आराम से समझिए और पढ़िए, और बेहतरीन तरीक़ा से पढ़िए, और 400 से प्लस नंबर लाइए, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कैलोरी के बारे में समझ लिया। कैलोरी जब ये आपको पूछेगा तो क्या होगा, ये ऊर्जा, उष्मा और कार्य का कौन सा मात्रा का है, सीजीएस मात्रा का है, ठीक है। और कार्य, ऊर्जा और उष्मा का ऐसा मात्रा क्या है, जूल है। 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग को याद भी हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जूल के कितने नियम लिखे हैं, जूल ने कितने नियम लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जूल का जो है ये नियम है, किसी जूल का मुख्यतः नियम आपको बता रहे हैं, इसको छोड़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है इसको छोड़िए, पहले इधर समझ लीजिए। U इक्वल टू क्या लिखे अभी पढ़े अपने लोग, I² RT, ठीक है, I² RT पढ़े। अब यहाँ पे क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि ये जो उष्मा है, अगर किसी चालक तार से होकर अगर धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो जो उष्मा जो निकल रही है, तो ये उष्मा मतलब किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो देखिए, अगर हम आर और टी को अगर हम हटा देंगे, आर और टी को कांस्टेंट मान लेंगे, कांस्टेंट मानने का मतलब नियतांक मान लेंगे, समझेंगे कि इसका वैल्यू जो है, आर का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, टी का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आर का वैल्यू 4 दिया हुआ है, टी का वैल्यू 2 दिया है, तो 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। 8 कांस्टेंट मान लिए कि हाँ चलो 8 है। अब क्या करते हैं, ये मान लीजिए, ये देखिए, ये हो गया आपका कोई परिपथ हो गया, ठीक है, परिपथ हो गया। यहाँ पे जो है आपका जो है बैटरी लगा दिए, ठीक है। अब इसमें से होके ये इस प्रतिरोध का वैल्यू कितना है, 4, और कितने टाइम के लिए इसमें से जो है, कितने टाइम के लिए इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, तो 2 सेकंड के लिए इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं, मानने के लिए क्या रहता है, मान लेते हैं कि 2 सेकंड के लिए करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या करना है कि ये करंट को हमको बढ़ाना और घटाना है 2 सेकंड के लिए, ठीक है। 2 सेकंड के लिए करंट का वैल्यू बढ़ा देंगे, चाहे 2 सेकंड के लिए करंट का वैल्यू क्या करेंगे, घटा भी देंगे, ठीक है। 2 सेकंड नहीं समझ में आ रहा है, 2 मिनट मान लीजिए कि 2 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है, तो मान लीजिए कि 2 मिनट तक फ्लो हो रहा था पहले, आई इक्वल टू कितना, 5 एम्पियर, आई इक्वल टू 5 एम्पियर। अब हम क्या किए कि अब 2 मिनट के लिए अब क्या किया, 5 एम्पियर से हटा के इसको हम कर दिए 10 एम्पियर। तो क्या किए कि करंट का वैल्यू बढ़ा दिए। तो इसमें अगर 5 रखिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, लेकिन 10 रखिएगा तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए, जैसे जैसे अगर करंट को बढ़ाइएगा तो उसमें का वैल्यू क्या बढ़ेगा, बढ़ रहा है। तो एक राशि को बढ़ाने से दूसरा राशि बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, समानुपाती का संबंध होता है ना, समानुपाती का संबंध, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो एक राशि को बढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर करंट को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे अगर करंट को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखना है आप लोगों को। देखिए, अगर करंट का वैल्यू यहाँ पे हम कितना लेते हैं, करंट का वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं, करंट का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 5 एम्पियर, ठीक है, 5 ले लिए, और पहली बार में, और दूसरी बार में करंट का वैल्यू हम कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो 5 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 5 25 से होगा, क्योंकि आई का स्क्वायर है। लेकिन यही वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 25 ज़्यादा हुआ कि 100, तो 100 ज़्यादा हुआ। तो जैसे जैसे अगर करंट बढ़ाइएगा वैसे वैसे जो है उष्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, उष्मा का मान बढ़ते जाएगा। तो यही यहाँ एक नियम हो गया कि जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे तो जो उस तार से उष्मा है वो ज़्यादा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाहित होगा। यही यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कैसा संबंध है, आई स्क्वायर के साथ, ये अनुपातिक संबंध है, समानुपाती संबंध है, ठीक है, समानुपाती संबंध है। उसी प्रकार से अगर जिस प्रकार से आई और टी को कांस्टेंट किए थे, ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे जो है आर और टी को कांस्टेंट किए थे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आई और टी को कांस्टेंट कर लेते हैं। आई और टी को कांस्टेंट करेंगे तो उष्मा का मान क्या हो जाएगा, आर के समानुपाती होगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे उष्मा का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यहाँ पे देखिए, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न हुई उष्मा का परिमाण उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं, ठीक है। तो यही सेंटेंस है, आपको ये याद रखना है, ये मैंने आपको समझा दिया। और किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा द्वारा निश्चित समय में उत्पन्न उष्मा का परिमाण चालक में प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं, तो प्रतिरोध के भी समानुपाती होते हैं। मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, I² RT, ठीक है।
इसमें आई स्क्वायर के भी समानुपाती होते हैं और आर के भी क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यही 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ गए आप लोग? अगर नहीं समझे तो आप लोग कमेंट करके हमसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है? समझ गए? अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पावर आ गया। अब पावर इक्वल टू पी इक्वल टू क्या हो गया, पी इक्वल टू हो गया वी आई। ये पी इक्वल टू वी आई कैसे होता है, ये आप लोग अगर कोई बता सकते हैं तो बताइए, अगर नहीं बता सकते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं फिर बताऊँगा, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि इसका भी प्रूफ होता है, बहुत छोटा सा प्रूफ होता है, ज़्यादा बड़ा प्रूफ नहीं होता है। देखिए बता ही देता हूँ। डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी पढ़े अपने लोग अभी, डब्ल्यू इक्वल टू क्या पढ़े हैं, वी आई टी पढ़े हैं। तो इकाई समय में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, क्षमता करते हैं, क्षमता बोलते हैं। तो इसको जैसे ही अगर हम टी से, अगर यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, पी, पावर, पावर को ना क्षमता बोलते हैं, तो पी निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे पी निकालेंगे तो पी क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी होता है। इकाई समय में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए वी आई और टी, वी आई टी है यहाँ पे, यही ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, वी आई टी है। तो वी आई टी लिख दिए ऊपर में, नीचे में क्या लिख दिए, टी लिख दिए। तो टी और टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना, टी और टी कैंसिल। तो क्या बच गया, वी आई बच गया, खाली वी आई बच गया। वही यहाँ पे लिखा हुआ है पावर इजिकल टू वी है, ठीक है? समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पावर इजिकल टू वी आई लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, फिर आई का वैल्यू चेंज कर दिए हैं। ओम के नियम से क्या होता है, वी इजिकल टू आई आर होता है, वी इजिकल टू आई आर होता है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर हो जाएगा ना। तो यहीं पे क्या किए हैं कि आई के बदला में वी अपॉन आर लिख दिए हैं। तो पावर को क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो वी हो गया ऊपर में, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी एक फार्मूला हो गया। तो ये भी आप याद रखिएगा, पावर का फार्मूला, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 1 किलो वाट घंटा बोला गया है, ठीक है? 1 किलो वाट घंटा क्या होता है, देखिए 1000 वाट, ठीक है? जैसे आप लोगों के घर में पहले, अब तो देखिए अब तो एलईडी बल्ब आ गया, ये 9 वाट का, 7 वाट का, ये छोटा छोटा जितना भी है तो बहुत कम कम वाट का है, 11 वाट का रहता है। पहले जो बल्ब आती थी, पहले जो बल्ब आती थी वो कितने कितने वाट का आती थी, पहले आती थी 100 वाट का, 110, 100 वाट का आती थी, 110 वाट का आती थी पहले बल्ब, ठीक है? तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 1000 वाट का, ठीक है? 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण है, ठीक है? जैसे 100 वाट का 10 गो बल्ब हम जला देंगे, ठीक है? 100 वाट का 10 बल्ब हम जला दिए, कितने देर के लिए, 1 घंटा के लिए। 100 वाट का 10 बल्ब जला दिए, तो 100 वाट का 10 बल्ब हो गया, कितना हो गया, 100 वाट का 10 बल्ब हो गया 1000 वाट, हुआ ना, 1000 वाट हो गया। अब इसको 1 घंटा के लिए अगर हम जलाएंगे, 1 घंटा के लिए क्या किए, जला दिए। तो 1 घंटा के लिए जला दिए तो उसमें जो विद्युत ऊर्जा खपत हुआ, उसमें जो विद्युत ऊर्जा का खपत हुआ, उसी को क्या बोलेंगे, 1 किलो वाट घंटा बोलेंगे। समझ गए? अगर 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण 1 घंटा तक हम जलाएंगे और उसके द्वारा जितना विद्युत ऊर्जा का खपत होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 किलो वाट घंटा बोलेंगे, ठीक है? 1 किलो वाट घंटा बोलेंगे। समझ गए आप लोग? 1 किलो वाट घंटा बोलेंगे। देखिए अभी यहाँ पे आपको लिख के दे दिया हूँ मैं, यहाँ पे अभी लिख कर दिया हूँ 1 किलो वाट घंटा क्या होता है इसके बारे में, कि कोई उपकरण यदि 1 घंटे तक उपयोग में लाया जाता है, 1000 वाट का, 1000 वाट का कोई उपकरण यदि 1 घंटे तक उपयोग में लाया जाता है तो परिपथ में विद्युत ऊर्जा का उपयोग 1 किलो वाट घंटा कहलाता है। समझ गए आप लोग? 1 किलो वाट घंटा कहलाता है। 1 किलो वाट घंटा को संक्षिप्त में 1 kWh लिखा जाता है, 1 kWh लिखा जाता है, 1 kWh लिखा जाता है। समझ गए? और 1 किलो वाट घंटा को 1 यूनिट बोलते हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। आप देखिएगा कि आप लोगों के घर में जो मीटर लगा हुआ रहता है, बिजली का मीटर लगा हुआ रहता है, उसमें यूनिट में ही आता है बिजली बिल, ठीक है? यूनिट के हिसाब से बिजली बिल लिया जाता है। तो यही यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया कि 1000 किलो घंटा, ठीक है? 1 यूनिट का मतलब 1000 किलो घंटा, मतलब 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण 1 घंटा तक चला होगा, ठीक है? तो कितना बनता है, 1 यूनिट बनता है, ठीक है? समझ गए? अब देखिए 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, ये भी अब यहाँ पे देख लीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल के दे दिया हूँ। 1 किलो वाट होता है तो 1 को 1 छोड़ दीजिए, यहाँ पे किलो वाट को क्या करना है, ग्राम में बदलना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा, और इसको क्या बोलते हैं, 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना, 6 जूल। ये याद रखिएगा। 1 किलो वाट घंटा अगर पूछेगा कितने जूल के बराबर होता है, तो ये आप याद रखिएगा 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। समझ गए आप लोग? ये देखिए 60 इंटू 60 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इस घंटा को क्या किए हैं हम, इस घंटा को सेकंड में हम चेंज कर दिए हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे डब्लू का डब्लू तो है ही, डब्लू हमेशा रहेगा, डब्लू ये सेकंड हो गया, और ये किलो था तो इसको देखिए क्यू कर दिए हैं तो ग्राम हो गया, ठीक है? ये ग्राम हो गया। मतलब छोटा छोटा इसको अथी में बदलना है, छोटा छोटा सिंपल में इसको बदलना है, सबसे छोटे पैमाने पे। जैसे घंटा था तो इसको सेकंड में ला लिया, तो सबसे छोटा वाला जो नापने का पैमाना है वहाँ पे लेके आना है। तो ये समझ गए आप लोग? 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट घंटा, और 1 किलो वाट घंटा का वैल्यू क्या होता है, 3.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6
3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते क्या है, बिजली मीटरों में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट में मैं आपको लिख के दिया हूँ, बिजली मीटरों में बिजली के उपभोग का पठन जो है रीडिंग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जिसे संक्षेप में बीओटी यूनिट या केवल यूनिट लिखते हैं। ठीक है, केवल यूनिट लिखते हैं या बीओटी यूनिट भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये बीओटी यूनिट में भी प्रक्षेपण किया जाता है। तो आपको जो घर में जो बिजली यूनिट लगा हुआ रहता है उसका रीडिंग कैसे लिया जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में। ठीक है, इसको संक्षेप में वहाँ पे आप देखिएगा लिखा होगा, वहाँ पे आपके बिजली यूनिट में बीओटी लिखा होगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, ट्रेड मतलब क्या होता है, बिजनेस करना होता है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बात सिर्फ समझने के लिए है, 1 यूनिट बराबर क्या हो गया, 1 बोट यूनिट। मतलब बात वही है, सिर्फ उसको लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, सारी बातें बस वही है जो पीछे मैं आप लोगों को समझाया हूँ अभी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है। अब देखिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में पहले आप समझते हैं। ठीक है, पहले आप समझते हैं। देखिए ये एक तार है। ठीक है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव किस बात पे निर्भर करता है, इसके बारे में देखिए। ये एक तार है। ठीक है, एक तार है, इस तार से होकर जो है करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, करंट फ्लो कर रही है। अगर इस करंट को चलने में कोई परेशानी नहीं होगी, इस करंट को अगर चलने में कोई परेशानी नहीं होगी तो आराम से करंट फ्लो करेगा। तो उसको कोई जब दिक्कत नहीं होगी तो आराम से बहुत जल्दी करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे होके, इस तार से होके अगर करंट को चलने में क्या होगी, परेशानी होगी, तो ये जल्दी फ्लो नहीं कर पाएगी, जल्दी करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। नहीं समझे आप लोग। अभी एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एक बहुत मोटा रास्ता है। ठीक है, बहुत चौड़ा रास्ता है। यहाँ पे 10 आदमी चल रहे हैं चौड़ा रास्ता पे। अब क्या किए, इस चौड़े रास्ते को हम बहुत पतला रास्ता बना दिए। देखिए ये पतला रास्ता बना दिया। अब इस पे बोलते हैं 10 आदमी को चलने के लिए। अब इस पे बोलते हैं 10 आदमी को चलने के लिए। यहाँ पे चलने के लिए तो आप देखते होइएगा कि आराम से चल जाते हैं 10 आदमी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलने के लिए चलिएगा तो पसीना छूट जाएगा, बहुत पतला रास्ता है। अगर देखते होइएगा कि कांवड़ के टाइम में जब कांवड़ लेकर लोग जाते हैं, बहुत भीड़ लगा हुआ रहता है, पूरा पसीना हो जाता है सब। ठीक है, हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसमें जो क्या कहते हैं, एफर्ट लगाना पड़ता है, सारा एनर्जी जो है आपका निकल जाता है वहीं पे एफर्ट लगाने में, चलने में। ठीक है, तो यहीं पे अगर इसका रजिस्टेंस हम बढ़ा देंगे, तार का रजिस्टेंस बढ़ा देंगे, तो इससे होकर करंट का फ्लो करने में बहुत दिक्कत होगी। इसका रजिस्टेंस बढ़े, इसका प्रतिरोध जैसे ही बढ़ाएंगे तो फ्लो करने में क्या होगी, बहुत दिक्कत होगी। और जितना दिक्कत होगी उतना जो है उष्मा क्या होगा, निकलेगा। जितना दिक्कत होगी उसको चलने में, उतना उष्मा जो है उस तार से होके निकलेगा। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर तार की जो है प्रतिरोध अगर बढ़ा देंगे, तार का प्रतिरोधकता अगर बढ़ जाएगा, प्रतिरोध अगर बढ़ जाएगा तार में, तो क्या हो जाएगा, उष्मा जो वहाँ पे निकलता है वो उष्मा बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा। ठीक है, उष्मा का प्रभाव क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे। वही अगर तार फ्लो लेस रहेगी, तार जो है मोटा रहेगा, वहाँ पे प्रतिरोध कम रहेगा तार में, तो उष्मा क्या होगी, कम निकलेगी। तो क्या समझे आप कि प्रतिरोधकता पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं और आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले ये बात तो समझ गए, पहले ये बात देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताऊँगा। प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो तो साधारण लंबाई एवं मोटाई वाले तार का प्रतिरोध अधिक हो तथा उनमें कम धारा प्रवाहित होने पर भी जो है अधिक उष्मा उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोधकता पे निर्भर करता है। ये समझ गए, प्रतिरोधकता ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे जो है आपको उष्मा देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। ये समझ गए आप लोग, यही समझा रहे थे तभी से। अब देखिए गलनांक अधिक हो, गलनांक जो है अत्यधिक उच्च हो। अब देखिए कोई भी चीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा हीट करेंगे उसको, तो बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, लोहा को देखते होइएगा आप लोग, ज़्यादा गर्म कीजिएगा तो वो क्या होता है, पिघल जाता है। ठीक है, लेकिन हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ऐसा तार है, ऐसा मतलब चालक तार है जिसको अगर हम गर्म करेंगे तो कम टेम्परेचर पे, कम तापमान पे वो गले नहीं, कम तापमान पे बिल्कुल नहीं गले, तब ना वो ज़्यादा हीट को जो है वो ज़्यादा हीट को फैला पाएगा। अगर गल जाएगा तब तो वहीं पे वो टूट जाएगा, गल जाएगा तो वहीं पे मतलब परिपथ ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऐसा तार लेंगे जिसका गलनांक क्या है, बहुत ज़्यादा हो, गलनांक क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। मान लीजिए कि लोहा लेते हैं, लोहा मतलब 1400 डिग्री सेल्सियस, मान ले आपको ऐसे ही नॉर्मली बता रहे हैं, 1400 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये गल जाता है। 1400 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं, 1400 डिग्री सेल्सियस पे गलता है। वैसे ही एक टंगस्टन लेते
कहते हैं? टंगस्टन। टंगस्टन जो है 3400 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये गलता है। तो कौन ज़्यादा, किसका गलनांक ज़्यादा हो गया, लोहा का कि टंगस्टन का? था टंगस्टन का। टंगस्टन को गलाने के लिए तापमान कितना पहुँचाना पड़ेगा? 3400 डिग्री सेल्सियस पहुँचाना पड़ेगा, लेकिन लोहा 1400 पे। तो इस ऐसा तापमान, ऐसा वाला ऐसा मटेरियल लेंगे जिसका तापमान क्या हो, ज़्यादा हो, जो कम टेम्परेचर पे जले नहीं, कम तापमान पे गले नहीं, ठीक है, कम तापमान पे गले नहीं, वैसा तार लेंगे। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि गलनांक क्या हो, अत्यधिक हो। तो जितना ज़्यादा गलनांक रहेगा उसमें उतना ज़्यादा उत्सर्जित होगा, ठीक है, ये समझ गए। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ होता है मिश्र धातु होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नाइक्रोम, नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु होता है। ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो है प्रतिरोधक अधिक होता है और गलनांक जो है अत्यधिक होता है, ठीक है। प्रतिरोध भी अधिक होता है नाइक्रोम का, इसका गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये किन किन धातुओं से मिलकर बना रहता है, देखिए निकेल रहता है, क्रोमियम रहता है, मैग्नीज रहता है, लोहा रहता है, ठीक है। इन चारों धातुओं से मिलकर जो है नाइक्रोम बना हुआ रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूर याद रखिएगा इसको। नाइक्रोम किन किन धातुओं से, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा से। और कितना कितना मात्रा रहता है, सब लिखा हुआ है, 60%, 12%, 2% और 26%, ठीक है। इसका गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है और इसका रजिस्टेंस भी, इसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए आप लोग। तो अब देखते हैं आगे क्या है। अब बस एक मतलब अब ज़्यादा देर क्लास नहीं चलेगी, बस एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को जो है छोड़ दूंगा, नहीं तो क्लास बहुत लंबा होगा, आप लोगों को फिर समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। देखिए बहुत सारा उपयोग है, बहुत सारा उपयोग है। आप आयरन चलाते हैं, आयरन कैसे काम करता है, उसमें भी कॉइल लगा रहता है, अंदर में जो यही नाइक्रोम का तार लगा हुआ रहता है, ठीक है। बताएंगे आपको आगे में, जब विद्युतीय उपकरण पढ़ाएंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस सब के बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये जो आयरन जो आप करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें भी नाइक्रोम का तार लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये आयरन हो गया, ऐसे ऐसे ही रहता है ना, आयरन ऐसे रहता है, यहाँ से जो है, यहाँ से ऐसे तार निकला हुआ रहता है, यहाँ पे ऐसे पकड़ने वाला रहता है ऐसे, ठीक है। और ये आयरन हो गया, ये नीचे में, ठीक है। अब ये वाला जो पट्टी है, इस पे जो है लेप लगा हुआ रहता है, ठीक है। इस पे लेप, क्या चीज़ का लेप लगा हुआ रहता है, सारा चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। और ऊपर में ऐसे ऐसे कॉइल करके ऐसे ऐसे तार घुमा के इसमें लगाया रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे तार घुमा कर, नाइक्रोम का तार। जैसे ही इसमें आप करंट देते हैं तो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ रहता है जो लाल कलर का, इस पे लगा हुआ रहता है, इस पे लगा हुआ रहता है, यहाँ पे लाल कलर का। अब वो आपको दिखाता है, और ये जो है इसका प्रतिरोध इतना ज़्यादा होता है कि ये बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न करता है, जिससे नीचे वाला क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन इसमें करंट नहीं लगता है। आप सोचिएगा कि सर इसमें करंट कहाँ लगता है, इसमें तार से होकर जाता है, तो ये भी बताऊंगा कि क्यों नहीं लगता है। और ये गर्म हो जाता है, जिसके कारण जो है कपड़ा जो है सीधा हो जाता है। तो आयरन हो गया। उसके बाद आप हीटर, जो ठंडी के टाइम में जो है, जिसको बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, तो देखते होइएगा कि घर में हीटर चलाता है, ठीक है, जिससे वातावरण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है, समझ गए। और ये हो गया बिजली का चूल्हा हो गया, ठीक है, बिजली का चूल्हा हो गया, उसमें भी जो है नाइक्रोम का तार लगा हुआ रहता है, वहाँ भी हीट निकलता है, तो वहाँ पे उस पर जो है खाना बनता है, ठीक है, ये समझ गए आप लोग। फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ सोल्डिंग रॉड। सोल्डिंग रॉड, ये जो तार को जो जोड़ने के लिए सोल्डिंग, जो आप जाते होइएगा दुकान पे, कहेगा सोल्ड कर दीजिए इसको, तो उसमें भी जो है यही प्रक्रिया काम करती है। उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ही उससे करंट होके जाती है तो वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है एल्युमिनियम के पतले पतले तार को वो क्या करता है, पिघला देता है। तो यही सारी ये जितने भी यही सारे यूज है आपको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के, समझ गए। अब इसको आप पढ़ के सुना देते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। घरेलू उपकरणों जैसे बिजली का चूल्हा, आयरन, रूम स्टोव, उसके बाद सोल्डिंग रॉड इत्यादि में विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव का ही उपयोग होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, और फिर से मिलते हैं नए क्लास में, और फिर से बेहतरीन तरीक़ा से जितना भी होगा बढ़िया से बढ़िया तरीक़ा से अपने लोग पढ़ते हुए इसको ख़त्म करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं बढ़िया से तैयारी करना, बेहतरीन तरीक़ा से सभी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए 86 51 74 94 और 97, ठीक है। पूरा क्लास लेने के लिए, PDF लेने के लिए आपको इस नंबर पे मिल जाएगा, सारी सुविधा मिल जाएगी। आप लीजिए और आराम से बेहतरीन तरीक़ा से पढ़िए और 400 से प्लस नंबर लाइए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए क्लास।